हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 बायो के एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट सेशन जो है वो हम लोग का बायो के एमसीक्यूज पर होगा। तो इस सेशन में हम लोग बायो के एमसीक्यूज को जो है वो रिविजन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ रहा है। तो हम लोग पूरा फोकस जो है वो फाइनल एग्ज़ाम पर लगा रहे हैं। तो चलिए, उसी का प्रिपरेशन हम लोग का चल रहा है और हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस पूरे सेशन में हम लोग 42 एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो कि ज़रूरी है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और कम्युनिटी में भी आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है, प्लीज़ वहाँ पर जाइए और वोटिंग कीजिए, कमेंट कीजिए, और उससे आप लोग को प्रैक्टिस बना रहेगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो ऑप्शन ए में देखिए राइजोबियम है, ऑप्शन बी में है स्यूडोमोनास, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में ईस्ट। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करता है वो हम लोग का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, राइजोबियम। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो राइजोबियम द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है और साइनोबैक्टीरिया द्वारा होता है। लेकिन ऑप्शन हम लोग का जो है वो ऑप्शन ए राइट है, बाकी ये सब जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है कि एनेमोफिली नामक परागण होता है चिड़िया द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा और हवा द्वारा। तो एनोफिली नामक जो परागण होता है वो हवा द्वारा होता है, यानी हवा के माध्यम से जो परागण होता है उसको एनेमोफिली नामक परागण कहते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में या फिर फन में? तो मुकुलन द्वारा जो है वह ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा होता है कि एक प्लांट है, मान लीजिए ये एक कोई प्लांट है, इसके इधर से कोई भी मतलब नया मुकुलन जो है वह जनरेट होता है, ये यहाँ से टूट करके नया जो है वह नया प्लांट बनाता है। तो मतलब एक पेड़ का कोई भी अंग बॉडी के किसी भी पार्ट से जो है वह उसका पार्ट टूट करके गिर जाता है और वही पार्ट जो है वह फिर नया प्लांट जो है, नया पेड़ जो है वो जनरेट करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मुकुलन, जो कि किस में होता है? ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मनुष्य में बात किए तो स्त्री और पुरुष, स्त्री में जो होते हैं वो उसके गुणसूत्र क्या क्या होते हैं? XX होते हैं, और पुरुष में जो होते हैं वो XY होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मनुष्य में पूरे कितने गुणसूत्र होते हैं? 21, 23, 44 या फिर 46? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 46। लेकिन किस टाइप के होते हैं? तो हम लोग का हो जाएगा XX और XY। XX अगर पूछा जाता है कि मनुष्य के स्त्री में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े पुरुष में और 23 जोड़े स्त्री में। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया गुणसूत्रों की संख्या, टाइप हम लोग का क्या हो जाएगा? स्त्री में XX और पुरुष में हो जाएगा XY। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी मतलब एक ही बॉडी में नर और मादा दोनों होते हैं, एक ही शरीर में नर और मादा मतलब एक ही में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में जोक, ऑप्शन बी में केचुआ, ऑप्शन सी में फीताकृमि, ऑप्शन डी में घरेलू मक्खी। तो उभयलिंगी के जो सही जवाब है जोक, केचुआ और फीताकृमि, ये तीनों जो है वो उभयलिंगी जंतु है। लेकिन इसमें उभयलिंगी जंतु जो नहीं है वो घरेलू मच्छर है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये जो है वह एक तरह का घरेलू मच्छर मक्खी नहीं है। लेकिन इसमें केचुआ, जोक, फीताकृमि ये सब जो है वो उभयलिंगी के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में इन विट्रो, ऑप्शन बी में इन विवो, ऑप्शन सी में ए बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के बाहर होने वाले जो निषेचन होते हैं उसे हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन बोलते हैं। तो बाह्य यानी बाहर, तो इन विट्रो जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसे हम लोग बोलते हैं इन विट्रो यानी बाह्य निषेचन। तो शरीर के बाहर किसका होता है? जंतु में ले ले तो मेढक होता है, मेढक भी शरीर के बाहर होता है। सांप और
और भी एग्जाम्पल है जो है शरीर के बाहर निषेचन होता है, लेकिन शरीर के अंदर जो निषेचन होता है तो उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मनुष्य, क्योंकि उसमें जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। जानवर में भी ले सकते हैं, हाथी और घोड़ा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि शरीर के अंदर निषेचन होता है, लेकिन बाह्य निषेचन किस में होता है वो मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं, उसको हम लोग इन विट्रो बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इन गुण को क्या कहते हैं? क्लोनिंग, सोमा क्लोनल, टोटीपोटेंसी, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो प्रत्येक पादप कोशिका का पूर्ण पौधा बन सकता है, मतलब कोई भी पौधा के कोई भी पार्ट यानी कोई भी अंग टूट करके वो नया पौधा बना सकता है। इस गुण को क्या बोलते हैं? उसे टोटीपोटेंसी बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन हम लोग का सी राइट हो जाएगा कि पादप की कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन पूछा गया है, तरल नाइट्रोजन, पीईजी या फिर लैक्टिक अम्ल या इनमें से। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा, पीईजी। प्रोटोप्लास्ट का कल्चर का फ्यूजन क्या है? पीईजी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है? निषेचन है क्या? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन बी में अंड तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, ऑप्शन सी में अंडा तथा सिनर्जी का संयोजन, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निषेचन क्या है? निषेचन जो है वह नर और मादा न्यूक्लियस का क्या है? संयोजन है। क्या है? संयोजन है। दोनों का मिलने का जो मिलता है, नर और मादा के जो न्यूक्लियस होते हैं उनका संयोजन को ही हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का या फिर लीची का? पुष्पासन यानी उसके जो फूल वाले अंग होते हैं उसको। तो शरीफा, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी राइट है कि सेब जो है वो एक पुष्पासन फल है और उसको हम लोग खाते हैं। बात करें सेब के बारे में तो सेब को जो है वो झूठा फल, मिथिया फल और आभासी फल के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 11 है कि गेहूं का परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा या फिर मनुष्य द्वारा? तो गेहूं का परागण किसके द्वारा होता है वो पूछा गया है। वायु, मतलब वायु के माध्यम से जो परागण होता है उसे हम लोग वायु परागण बोलते हैं। कीट के माध्यम से, मतलब कोई कीट के माध्यम से, कीट अगर कोई भी पौधा या कुछ फ्लावर पे बैठ गया, उसके जो बॉडी पार्ट में जो चिपक करके कोई परागण जो है वह मतलब चिपक गया, फिर वो जो कीट है वो फिर अगला कोई पेड़ पर बैठा तो उसके जो कीट मतलब जो पुष्प के अंग है वो उसके अंदर चिपका हुआ है, तो वो वहाँ पे अगर गिर गया तो उससे जो है वह नया पौधा यानी परागण, नया पौधा जनरेट होता है यानी बनता है। तो इस विधि को ही बोलते हैं हम लोग परागण। तो परागण जो है वो बहुत सारे माध्यम से होता है, वायु, कीट, पक्षी या फिर मनुष्य के माध्यम से भी हो सकता है। तो कीट के माध्यम से जो परागण होता है उसे कीट परागण बोलते हैं, पक्षी के माध्यम से होता है उसे पक्षी परागण बोलते हैं, मनुष्य के माध्यम से होता है मनुष्य परागण बोलते हैं। तो गेहूं के परागण किसके द्वारा होता है? तो ये जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वायु के माध्यम से। मतलब हवा चल रही है, गेहूं के बीज या बीज जो है वह वायु के माध्यम से उड़ करके किसी और जगह पे चला गया है, तो उसमें जो है वह गेहूं में परागण जो होता है, कोई भी पार्ट जो है वो वहाँ पर के मतलब वायु के माध्यम से जो है वो वहाँ तक पहुँच गया, उससे जो है वह नया पौधा जनरेट होता है जो कि गेहूं में होता है। तो वायु द्वारा किस में होता है? गेहूं में। अगला क्वेश्चन है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय से, शुक्राणु से, वृषण से या फिर वृकक से? तो नर हार्मोन की उत्पत्ति, हार्मोन सब में बनते हैं, तो इसमें पूछा गया कि कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो वृषण से। कहाँ से? वृषण से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, 26 दिसंबर को या फिर 5 जून को? तो इसमें बताना है कि विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 दिसंबर को जो है वह विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है?
ऑप्शन ए में है मानव शुक्राणु के शीर्ष का, ऑप्शन बी में मानव शुक्राणु के मध्य भाग का, ऑप्शन सी में प्रारंभिक डिम्बाणु जन कोशिका का, ऑप्शन डी में ब्लास्टोसिस्ट का। तो इसमें एक्रोसोम जो है वो किसका संभाग है वो पूछा गया है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि शुक्राणु का जो फिगर होता है वह इस प्रकार का होता है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। इस पार्ट को जो है वह एक्रोसोम बोलते हैं। आप लोग को पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे एक्रोसोम मतलब शुक्राणु का फिगर दिख रहा होगा और यहाँ पे पार्ट्स भी दिख रहे होंगे और उनके नेम है। तो ऊपर वाले जो ये भाग वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं मानव मतलब एक्रोसोम बोलते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा कि मानव शुक्राणु के शीर्ष भाग को ही हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया था? 1920 में, 1930 में, 1950 में या फिर 1951 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हम लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा। 1951 में ये जो है वह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े को प्रभाव से रोकता है, किसमें? एक जीन जोड़ा जो है वह दूसरे जीन जोड़े को अपने प्रभाव से रोकता है। ऑप्शन ए में प्रभाविता को, ऑप्शन बी में पॉलीमरेज को, ऑप्शन सी में है एपिस्टेसिस को, ऑप्शन डी में अप्रभाविकता को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभाविता। क्वेश्चन नंबर 17 के प्रथम अनुवांशिकी यानी विद अनुवांशिकी के पिता कौन थे? तो अनुवांशिकी के पिता पूछा गया तो हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रथम अनुवांशिक बोले या फिर विद अनुवांशिक बोले तो हम लोग को पता है कि अनुवांशिकी के जो पिता है वो मेंडल है। तो किसी भी प्रकार से पूछे हम लोग का ऑप्शन बी ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के मेंडल के नियम का एक अपवाद है। प्रभाविता, युग्मक की शुद्धता, संलग्नता या फिर स्वतंत्र अपव्यूहन। तो मेंडल के एक जो अपवाद है वह संलग्नता है। क्या है? ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डाउन सिंड्रोम है एक मेंडेलियन उपाधि व्याधि, ऑप्शन बी में गुणसूत्रीय व्याधि, ऑप्शन सी में दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। डाउन सिंड्रोम है एक, तो ये जो है वो गुणसूत्रीय व्याधि है। क्या है? गुणसूत्रीय व्याधि। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होते हैं? एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी एब्सेंट यानी अनुपस्थित होते हैं, एंटीबॉडी ए उपस्थित होते हैं या फिर एंटीबॉडी बी उपस्थित होते हैं। तो मानव मतलब जो भी मनुष्य के रुधिर जो होते हैं वे ए बी ग्रुप के होते हैं, उसमें क्या उपस्थित होते हैं वो पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है कि एंटीबॉडी जो होते हैं वो नहीं होते उसमें। जो ए बी ब्लड ग्रुप होते हैं जिसका, उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर से प्रत्यारोपित होता है? रोमूला, गैस्ट्रुला, युग्मनज या फिर ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, ब्लास्टोसिस्ट जो है वह गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं किस पे? डीएनए पे, टीआरएनए पे, आरएनए पे, आरआरएनए पे या फिर एमआरएनए पे। तो प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन किस पे पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है टीआरएनए पे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आरएनए के पिरामिडीन में पाया जाता है साइटोसिन एवं थाइमिन, एडेनिन एवं ग्वानिन, ऑप्शन सी में है साइटोसिन एवं यूरासिल, ऑप्शन डी में है थाइमिन एवं यूरासिल। तो आरएनए की जो पिरामिड होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरासिल, क्योंकि डीएनए में जो हो जाएगा हम लोग का साइटोसिन थाइमिन होते हैं, एडेनिन ग्वानिन जो होते हैं आरएनए और डीएनए दोनों में होता है। एचआईवी निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? HIV पूछा गया, बी कोशिका, टी कोशिका, एपिथेलियम कोशिका या फिर टी हेल्पर कोशिका। तो HIV जो है वह जिस कोशिका पे आक्रमण करता है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, टी हेल्पर कोशिका पे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यौन संचारित रोग होता है खसरा, टीबी, गोनोरिया या फिर टाइफाइड। यौन संचारित रोग, तो इसका जो सही जवाब है गोनोरिया जो है वह क्या है? एक तरह का यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विषाणु किससे बना होता है? विषाणु किससे बना होता है? तो प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। हम लोग का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि फ्रैकिया है एक, फ्रैकिया क्या है? एक जैव उर्वरक, प्रतिजैविक, जीवाणु समुदाय या फिर ए, बी और सी दोनों। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु समुदाय। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वीर्य का
किसमें हिमीकृत किया जाता है? दीर्घिकार किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में किया जाता है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन एक कुक्कुट रोग है? स्मार्ट, हैजा, एबी दोनों या फिर टाइफाइड? तो कौन कुक्कुट रोग है ये पूछा गया है, तो हम लोग का ऑप्शन डी है टाइफाइड। क्या है? एक कुक्कुट रोग है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस गैर फली पौधे के जड़ पीढ़ में जैविक खाद मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एजोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रतिबंध एंजाइम की खोज की थी स्मिथ एवं नाथन्स ने, ऑप्शन बी में बर्गर ने, ऑप्शन सी में वैक्समेल ने, ऑप्शन डी में फ्लेमिंग ने। तो प्रतिजैविक एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा स्मिथ एवं नाथन्स ने ये जो है वह प्रतिबंध एंजाइम की खोज की है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्लाज्मिड है, कवक है, प्लाज्मिड है, प्लाज्म कला का एक भाग है, या फिर जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि जीवाणु कोशिका के में अतिरिक्त गुणसूत्रीय क्या है? डीएनए है। तो हम लोग का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस? 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हरे पौधे, सूर्य, वायु या फिर सभी? तो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम लोग का ऑप्शन बी सूर्य से। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सबसे मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है। सूर्य से ही हम लोग का जो है वो यानी सूरज से ही ऊर्जा मिलता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? तो इसमें पूछा गया कि कितने तीव्रता या ध्वनि जो है मानव सहन कर सकता है। 20 से 30 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 120 से 130 डेसिबल या फिर 140 से 150 डेसिबल? तो इसका सही जवाब जो है कि नॉर्मली इंसान जो है वो क्या है 25 से 30 डेसिबल जो है वो सहन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बाह्य निषेचन होता है मेढक में, हिरन में, मनुष्य में या फिर घोंघा में? तो बाह्य निषेचन जो है वो हम लोग का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेढक में जो है वो बाह्य निषेचन होता है। हिरन, घोंघा, मनुष्य ये सब में जो है वो आंतरिक निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग लेते हैं? पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें कौन सा अंग लेते हैं? फूल, जड़, तना या फिर पत्ते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फूल। क्या है? फूल। इसमें जो है वो लैंगिक जनन जो है वह फूल अंग लेते हैं पुष्पी पादपों में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? टोपीनुमा जो इस प्रकार के होते हैं शुक्राणु के ऊपर वाले भाग को जो होते हैं, तो इस भाग को क्या बोलते हैं वो पूछा गया। तो एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लेक ओपेरॉन जो है वो किसका प्रतिनिधि है? तो दमनकारी जीन क्रिया विधि का। ये जो है वो हम लोग का ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि डीएनए साँचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन या फिर रेप्लिकेशन? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जब डीएनए के साँचे पर आरएनए का निर्माण होता है इस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि डायनोपिथिकस इनमें से किससे अधिक समान थे? डायोपिथिकस इनमें से किससे अत्यधिक समान थे? एप के, गोरिल्ला के या फिर चिंपैंजी के या फिर मनुष्य के? तो डायोपिथिकस जो है वो सबसे ज़्यादा किसके बराबर थे? वो हो जाएगा एप के। ये जो है वो एप के एकदम समान थे, एकदम समान दिखते थे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि चरण समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? संतुलित क्षेत्र में, संक्रमण क्षेत्र में, नग्न भूमि में या इनमें से कोई नहीं? तो चरण समुदाय जो है वो क्या है? संतुलित क्षेत्र में जो है वो पाया जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है और कम्युनिटी में जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वोटिंग कीजिए, कमेंट कीजिए, उससे आप लोग को प्रैक्टिस बना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।